नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना काल में देश को डॉक्टर्स की अहमियत समझ में आ गई है, लेकिन हमारे देश की स्वास्थ्य सेवा कितनी खराब है इसका अनुमान आप डॉक्टर्स की संख्या से लगा सकते हैं। देश में 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है और इसकी समस्या की जड़ में हमारी मेडिकल शिक्षा है, मेडिकल व्यवस्था है। 135 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाले देश में सिर्फ 83,000 MBBS सीटें हैं। ऐसे में आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर हम बात करेंगे देश में मेडिकल एजुकेशन को ठीक करने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति 60 लाख से 2 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बन रहा है या बनेगा, उससे सेवा की उम्मीदें आखिर क्यों बार बार लगाई जाती हैं? क्यों उसे कहा जाता है कि आपका काम जनसेवा का है, जिंदगियां बचाना है और इसके एवज में आप पैसे की या कमाई की चिंता मत रखिए। लेकिन अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन आज हम देश के एक एक डॉक्टर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए एक एक शख्स को हम जी बिजनेस के इस मंच से सलाम करना चाहते हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को इस महामारी से उबारने में अपना सर्वस्व झोंक दिया। डॉक्टर्स को हमारा सलाम। लेकिन स्टेट ऑफ द डॉक्टर्स पर भी आज चर्चा करेंगे। देखिए पहले ये रिपोर्ट। कोरोना काल में देश ने भले ही कुछ समझा हो या नहीं, लेकिन सरकार से लेकर जनता तक ने डॉक्टरों की अहमियत को समझा है। लोगों ने ये जाना है कि डॉक्टरों को भगवान के बराबर क्यों कहा जाता है, और लोगों ने ये भी देखा कि कैसे मरीजों का इलाज करते करते कई डॉक्टर्स खुद भी भगवान को प्यारे हो गए। IMA कहता है कि भारत में करीब 1500 डॉक्टर्स कोरोना मरीजों का इलाज करते करते खुद दुनिया से चले गए। इनके अलावा हजारों की तादाद में नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। अकेले 2020 में ही करीब 750 डॉक्टरों की मौत कोरोना के कारण हुई थी। देश में ज्यादातर डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अब तक कोई छुट्टी नहीं ली है। अब तक के बताए आंकड़ों को देखकर हर कोई कहेगा कि डॉक्टर कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचा रहे हैं। सरकार भी गिनाती है कि देश में कुल 82 लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं, लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है। तो चलिए दूसरा पहलू भी आंकड़ों के जरिए समझते हैं। WHO के मुताबिक देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। आज 2021 में 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO कहता है कि एक डॉक्टर पर 1000 लोगों का औसत तो होना ही चाहिए। उसी तरह अस्पतालों में हर 10,000 लोगों पर 9 बेड हैं, जबकि WHO के मुताबिक 10,000 लोगों पर कम से कम 40 बेड होने चाहिए। सरकार के मुताबिक देश में 12.5 लाख डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3,71,000 ही स्पेशलिस्ट हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक कुल रजिस्टर्ड डॉक्टर्स में से 80% ही एक्टिव रहते हैं। उससे भी बड़ी बात कि कुल एलोपैथिक डॉक्टर्स में से 52% डॉक्टर्स सिर्फ 5 राज्यों में काम करते हैं। और सरकार भी मानती है कि गांवों में शहरों के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या जरूरत के मुताबिक नहीं है। ये तो बात रही कि देश में डॉक्टर्स कितने हैं, कैसे हैं और कहां हैं। तो चलिए लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि हर साल देश में कितने लोग डॉक्टर बनकर निकलते हैं और उन्हें डॉक्टरी की तालीम देने वाले कॉलेज कितने हैं। तो सरकार के मुताबिक देश में सिर्फ 83,175 MBBS सीटें हैं। साथ ही BDS में 26,949 और आयुष में 50,720 सीटें हैं। वहीं MBBS के लिए पूरे देश में सिर्फ 555 कॉलेज ही हैं, जिनमें भी सरकारी कॉलेजों की संख्या 283 है। इनके अलावा 218 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी डॉक्टरी की तालीम दी जाती है। साथ ही 47 प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 4 सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, जहां से छात्र डॉक्टर बनकर निकलते हैं। आंकड़ों से साफ है कि देश में इतनी बड़ी आबादी की सेहत की देखरेख के लिए डॉक्टरों की भारी कमी है, फिर वो चाहे तुलना चीन से हो, अमेरिका से हो या फिर किसी दूसरे देश से। ऐसे में जरूरत है सरकार हालात की नजाकत को समझे और डॉक्टरों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए सार्थक कदम उठाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेशे में आ सकें और लोगों की जान बचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चूंकि इस बार की थीम जो है डॉक्टर्स डे की वो है सेव द सेवियर, इसलिए आज हम सेवियर की बात करेंगे। स्टेट ऑफ द डॉक्टर्स, उनकी हम बात जरूर करेंगे। उनके सामने क्या क्या चुनौती हैं,
क्या एक डॉक्टर बनने की जो प्रक्रिया है वो इतनी सरल है, इतनी सहज है जितनी अपेक्षाएं हम डॉक्टर से करते हैं? क्या एक डॉक्टर बनना वाकई में इतना आसान है? और क्या इतनी अपेक्षाएं जो डॉक्टर से की जा रही हैं, क्या वो वाजिब हैं, क्या वो प्रैक्टिकल? इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरे के पूरे हेल्थ स्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम इस देश के एक डॉक्टर को समर्पित। एक बार फिर से उनके जज्बे को सलाम और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश लेले साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर जयेश लेले, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विश यू अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन और पर्सनली आपका और आपकी पूरी फ्रेटर्निटी का जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर SCL गुप्ता साहब, जो कि MD हैं बत्रा हॉस्पिटल के। डॉक्टर बत्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू यू टू सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कंट्रीब्यूशन जो दिए हैं इस देश की सेवा के लिए। आइए सर शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जयेश लेले, बतौर एक डॉक्टर आपसे मैं थोड़ा सा इस पैंडेमिक से, क्योंकि हम अभी उबरने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस आपका जो रहा है व्यक्तिगत रूप से, प्रोफेशनल तौर पर जो आप जूझे हैं, सबसे पहले उसकी बात, फिर चुनौतियों की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस सर बतौर एक डॉक्टर इस पैंडेमिक में कैसा रहा? आज के तारीख में इस जो पेंडेमिक में डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस के बारे में आप जब भी बात करते हैं, तभी आपको मालूम होगा कि 2019 में जब ये कोविड-19 जो आया, तो उसके बाद में जनवरी में जब ये ऐसे इंडिया में चालू हो गया, तभी कितने लोगों को, कितने डॉक्टर्स को और कितने हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स कभी पहले आए नहीं थे। कोविड का ट्रीटमेंट हुआ नहीं था। तो उसके बाद में जैसे जैसे कोविड आते गया, बढ़ते गया, स्प्रेड होते गया, तो हम लोग कंटिन्यूसली इंडियन मेडिकल जो साइंटिस्ट जो है, जैसे ICMR बॉडी है, WHO साइंटिस्ट है, वो गाइड करते रहे और वो ट्रीटमेंट चेंज होती रही। और जैसे जैसे गाइडेंस आते रहा, जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ते गया, जैसे हम लोग का ट्रीटमेंट चलते रहा। और उसी के दौरान हमको थोड़ी थोड़ी कठिनाई जो आ रही थी वो गवर्नमेंट सॉल्व कर रहा था। लॉकडाउन करना पड़ा काफ़ी जगह पे, जो भी एक नया चीज़ इंडिया में था और ऑल ओवर वर्ल्ड में था। आज जैसे मानो कि आप थोड़े टाइम के लिए पूरा वर्ल्ड जैसे थम गया हो, इंडिया थम गया हो, वैसे कुछ पोजीशन आ गया था। उसी टाइम पे धीरे धीरे लॉकआउट खुलने लगे, पेशेंट बढ़ने लगे। और फॉर्चुनेटली मैं साइंटिफिक कम्युनिटी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जनवरी में आज हमारे यहाँ वैक्सीन आ गया। और मैं इसी दौरान आज हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी की इसके बारे में जितना उन्होंने काम किया है, उसके बारे में इतना प्रोत्साहन उन्होंने दिया साइंटिफिक कम्युनिटी को, डॉक्टर्स को, कि वो बेहद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साइंटिफिक कम्युनिटी को उन्होंने वैक्सीन तैयार करने के लिए खुद चेक किया। और मैं इस पूरे 1.5-2 साल में डॉक्टर्स लोग जरूर खो गए हैं, लेकिन आज डॉक्टरों को तीसरी वेव अगर आएगी या नहीं आएगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो फाइट करने के लिए हम आज सक्षम हो गए हैं, इतना मैं मानता हूँ। वैक्सीनेशन गवर्नमेंट का और बहुत ही अच्छा तरह से आज जोर पकड़ लिया है, और उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। डॉक्टर गुप्ता, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। IMA के ही फिगर्स हैं, लगभग 1500 मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो मेंबर्स हैं वो कोविड-19 का शिकार हो गए से। हम एक बार फिर से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन सबको भी दे रहे हैं जो इस 1500 की लिस्ट में जाने अनजाने नहीं आ पाए हैं। मुझे लगता है इस संख्या इससे कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन सर, एक तरफ आपको खुद की जान बचानी और दूसरी तरफ समाज की जान बचाने का भी दारोमदार अपने ऊपर है। किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा डॉक्टर गुप्ता? देखिए, ये है जो चिकित्सक लोग होते हैं, इनके पास हमेशा चुनौती होती है। इस बार जो चुनौती आई वो कोरोना के रूप में आई, पर अगर आप ये समझें कि नॉर्मल कोर्स में भी सेट मलेरिया का भी अगर ट्रीटमेंट होता है, वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि हर पेशेंट अपनी तरह से बिहेव करता है और ड्रग को रिस्पॉन्ड करता है। तो जहां तक चिकित्सक लोगों की जिंदगी का सवाल है, वो हमेशा चुनौती से खेलते हैं, और ये वाली जो चुनौती थी, ये बड़ी भीषण चुनौती थी। बिल्कुल सर। एक ऐसी चुनौती जो बहुरूपीय की चुनौती थी। बिल्कुल। आप अगर अपने
इतिहास में जाएं तो रामायण में जो राक्षस हुआ करते थे रोज रूप बदलते थे, तो ये जो कोरोना रूपी राक्षस था ये भी सुबह से शाम तक यानी हर 11वें से 15वें दिन अपना रूप बदल देता है। रूप ऐसा बदलता है जो और खौफनाक हो जाता है। भाई रूप बदलने के भी तरीके होते हैं जो आप अच्छे भी तो हो सकते हैं उसमें। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आप देखिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस ऐसा भी जिसने सभी मानकों को खत्म कर दिया। जी हाँ। जो पुराना ट्रांसमिशन सिस्टम अगर वो 2 गज जाता है तो ये 4 गज जाने लगे साहब। लंग टिश्यू में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे लंग को खत्म करके ही छोड़ेंगे। इतने वायरुलेंट हैं जैसे क्रोधी होता है ना, जी हाँ। ऐसा वायरस है। और सभी ड्रग्स से, यानी जो अभी हमें एक आशा की किरण आई थी कि बहुत सारे एंटीबॉडीज का जो कॉकटेल था जिससे हम इस्तेमाल करने वाले थे बहुत सारे वेरिएंट में, आप उससे भी रेजिस्टेंट हो गए। तो अंत में बचता क्या है कि जो चिकित्सक के पास जो कुछ भी है वो तो इलाज करेगा। प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, लेकिन उन चुनौतियों के साथ जब चिकित्सक को लड़ा दिया जाता है और चिकित्सक लड़ता है और उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, कभी ऑक्सीजन नहीं होती है, कभी रेमडेसिविर नहीं होती, कभी बेड नहीं होते, मतलब कुल मिलाकर के इन चुनौतियों के साथ जब मैनेज करना पड़ता है तो वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसा आपने कहा कि अंत में बचता क्या है डॉक्टर्स के पास, ये तो शायद जब आप लोगों के दिमाग में आता होगा, लेकिन एक आम मरीज के लिए, एक आम जनता के लिए अंत में सब कुछ जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उसके पास एक चिकित्सक बचता है, एक डॉक्टर बचता है, जिसके पास आकर वो ये उम्मीद करता है कि उसका या उसके परिजन, उसके परिवार वाले, उसके जानने वाले की जान बच जाएगी। और बहुत सारी जानें आप लोगों ने बचाई भी हैं सर। मेरे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। लगातार हमारे शोज़ पर कोविड रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में जब हमने बात की तो लगातार सक्रिय रहकर हमारे दर्शकों की जानकारी उन्होंने बढ़ाई। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, समाज के लिए दिए हैं। डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत बधाई। थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस तो डॉक्टर ले और डॉक्टर गुप्ता से मैंने जानने चाहे, लेकिन सर अब जब मेकिंग ऑफ ए डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ डॉक्टर की आज हम बात कर रहे हैं, और जो बुनियादी सवाल आते हैं कि आपने सारी की सारी जो लड़ाई है वो डॉक्टर के कंधे के ऊपर डाल दी, लेकिन जब एक डॉक्टर बनने की प्रक्रिया क्या है हमारे देश में किसी से छिपी नहीं है। आंकड़े बहुत बुनियादी हैं, मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को याद होगा, WHO का आंकड़ा 1000 पर 1, हमारे देश में 1700 पर 1 है। और अगर गांव की अगर हम बात कर दें तो 10,000 पर 1 है। हॉस्पिटल 90,000 लोगों पर 1 है। और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की क्या हाल हैं, ये समझना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सर, ये हालात कैसे सुधरेंगे? क्योंकि जब तक हमने डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया तेज नहीं की, हमने डॉक्टर बनाने शुरू नहीं किए, तो फिर चिकित्सा व्यवस्था तो चरमराती ही रहेगी सर। बिल्कुल, ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न है दीपक आपका, और इसका जड़ जो है वो देश के 1947 से है। आप ये देखें कि 1947 में कितने मेडिकल संस्थान थे भारत में, और फिर उनमें किस प्रकार से वृद्धि हुई। आप ये समझिए, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था 1970s में, तो एक वक्त पे उत्तर प्रदेश की सरकार थी, कमलापति त्रिपाठी उसके मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 18 मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रावधान किया था, लेकिन पैसा नहीं था देश के पास, तो केवल 1 या 2 नए मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में बने, और उसके बाद बाकी बात बंद हो गई। 20-20 साल तक मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी के अपॉइंटमेंट्स नहीं होते थे उत्तर प्रदेश में। और अब आगे जो बढ़ा है, आप देखिए, जब से मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्रधानमंत्री, तो 6 नए एम्स की परिकल्पना हुई, जिनका जो साकार में आए 2011 में जी। और जी। अब जो हमारी वर्तमान भारत सरकार है, उन्होंने लगभग 23 एम्स की परिकल्पना कर ली है। बहुत सारे संस्थानों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे उनको अपग्रेडेशन हुआ पूरे भारत में,
और अब इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाई और अब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो संख्या है लगभग 250 है, 250 सरकारी क्षेत्र में, लगभग 500 मेडिकल कॉलेज अब स्थापित हो गए हैं भारत में। बाकी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अलग है, फिर भी वो अभी पूरे नहीं है। सबसे समस्या हमारे यहाँ ये है, कागज पे अगर आप हमारे स्वास्थ्य का ढांचा देखें, बहुत अच्छा है, प्राइमरी सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर में ये काम नहीं कर रहा है, व्यवस्था काम नहीं कर रही है। बिल्कुल सर। ये भी बात कही जाती है दीपक जी कि 80% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में है, 20% सरकारी क्षेत्र में है। लेकिन ये जब भी मैं जाता हूँ फिक्की में या और ये CII के आयोजनों में, वहां पे ये फ्रेज बहुत यूज होती है कि साहब 80% जो हमारी हेल्थ केयर है वो प्राइवेट सेक्टर में है, 20% सरकारी क्षेत्र में है। मैंने कहा ये अधूरा सेंटेंस है आपका। अच्छा। 20% जो सरकारी क्षेत्र में है उसके लिए 80% जनसंख्या कंपीट कर रही है, और जो 80% सरकारी जो प्राइवेट सेक्टर में है उसमें केवल 10 से 20% लोग। तो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का जो ये गैप है, बिल्कुल सर। और उसके अलावा आप देखिए भारत सरकार जो GDP का बजट में क्या प्रावधान होता है। बिल्कुल सर, हेल्थ केयर पर बजट एलोकेशंस पर भी हम बात करेंगे सर, और उसका कंपैरिजन भी करके देखेंगे। हम ग्राफिक्स के जरिए भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी GDP का 1.3 या 1.5% आपने, ठीक है, आपने 2.5%, फिर उसके बाद 6% के लक्ष्य तो लंबे लंबे रखे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में एलोकेशन क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सवालों पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सिर्फ एक डॉक्टर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ डॉक्टर का मतलब एक मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं, बल्कि वो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाली एक यूनिट है, इसलिए उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयेश लेले, अब आपसे समझना चाहेंगे, डॉक्टर इन मेकिंग की हम बात कर रहे हैं सर, और जब हम मेडिकल पढ़ाई की बात कर रहे हैं, उसका एक्सपेंस की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि एक डॉक्टर बनना कितना बड़ा एक अपने आप में एक तपस्या है। 10 लाख एनुअल जो ट्यूशन फी है वो ऑन एन एवरेज है, ये 2017 की है, अब शायद और बढ़ गई होगी। टोटल कॉस्ट जो है वो 50-60 लाख तो मिनिमम है, 2-2 करोड़ तक टोटल कॉस्ट जाती है। अगर आप ऑन एन एवरेज अगर EMI उसके बाद लगाए हैं तो 60-70-80 हज़ार रुपये EMI आएगी, 1-1 लाख EMI है, 1.5 लाख रुपये EMI है, और सरकार 30-35-40-45 हज़ार रुपये सैलरी देती है। ऐसे में हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि जो डॉक्टर 60 लाख से 2 करोड़ रुपए की फीस देकर डॉक्टरी पेशे में आ रहा है, वो सिर्फ सेवा करे, वो अपने अपने करियर की, अपने EMIs की चिंता ना करे? ये जो आप बता रहे हैं ये फिगर्स एक्चुअली खाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है, लेकिन उसके सामने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इतनी फीस नहीं है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सब्सिडी देती है इसके अंदर, जहाँ खाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में थोड़ी सी फीस जास्ती है, डेफिनेटली मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी भी जास्ती नहीं है कि इसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वो गवर्नमेंट एडमिशन्स के ऊपर कंट्रोल लगाती है और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि कैसे एडमिशन हो, किस तरह से उसका फीस स्ट्रक्चर तैयार करे, और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेगुलेशन भी लाने की कोशिश की है। तो गवर्नमेंट अगर बराबर से करेगी तो इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, और फीस स्ट्रक्चर कंट्रोल रहेगा तो आगे जाके डॉक्टर भी वो अफोर्ड कर सकेंगे और एट द सेम टाइम पेशेंट का इलाज भी अच्छी तरह से कर सकेंगे, ऐसे मैं मानता हूँ। डॉक्टर गुप्ता, एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है जो तैनाती की। जैसे कि हमने लगातार इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि आपका जो पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम है और खासकर डॉक्टर्स की जो तैनाती है, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 75% जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है अर्बन एरियाज में, जहां पर 27% टोटल इंडियन पॉपुलेशन रहती है। यानी कि 27% आबादी के लिए आपका 75% जो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड है। रूरल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, वहाँ पर उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, लाइवलीहुड के साधन नहीं हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं हैं, एक्सपेंडिचर बियर करने की ताकत क्षमता नहीं है। ये मिसमैच को भी ठीक करना पड़ेगा सर हमें डॉक्टर्स डे पे। बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा और ठीक करना भी चाहिए, कि जब भारत की जिंदगी गांव में है तो जिंदगी को
बचाने वाले भी तो गांव में ही होने चाहिए। जी हाँ। अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट रहा हमेशा, और राज्य सरकारों का हेल्थ पे तवज्जो बहुत कम रहा। जैसा डॉक्टर मिश्रा जी ने अभी कहा, उस समय जिस समय मिश्रा जी पढ़ते थे या मैं पढ़ता था तो 100 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में हुआ करते थे और सभी सरकारी हुआ करते थे। आज आपने बताया 550 मेडिकल कॉलेज और उसमें 250-300 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी हो गए। अगर मैं पॉपुलेशन उस समय की जाऊं तो उस समय 50-55 करोड़ की पॉपुलेशन थे, आज 135 करोड़ की पॉपुलेशन। तो उसके हिसाब से जो ग्रोथ हुई तो पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रोथ तो हो गई। यानी अगर देखा जाए तो 1:17 का जो रेशियो है, अगर आप देखें तो 1:20 का रेशियो रहा होगा पहले। तो जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। रही बात सेंटर्स की, ऑन पेपर तो है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, वो है, पर उसमें आधे का में ताले लगे हुए, कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आप एक चिकित्सक को पोस्ट कर भी देते हैं वहां पर, तो मैंने जैसे अभी कहा, बगैर शस्त्र के लड़ने से भी क्या फायदा है। आपने पोस्ट तो कर दिया, ऑन पेपर वो बैठा रहेगा। नर्स नहीं है, फार्मेसी नहीं है, ड्रग्स नहीं है, थिएटर नहीं है, लाइट नहीं है। एग्जैक्टली। जिस समय आप रियली सोचेंगे तो इसको हमें उल्टा सोच के आना पड़ेगा कि हम इसको विकेंद्रीकरण करके गांव को या कस्बों को और जिलों को मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर, क्योंकि सारे के सारे डेटा जो है वो यही बताते हैं कि अगर अर्बन एरियाज को तो छोड़ दीजिए, रूरल एरियाज में भी जो 11% सब सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ 11%, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHCs जो हैं वो सिर्फ 13%, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 16% ऐसे हैं जो कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड यानी कि IPHS के स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते हैं। यानी कि जो आपके पास रूरल एरियाज में बचा कुचा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एडिक्वेट नहीं है, इक्विप्ड नहीं है। लेकिन MC मिश्रा सर, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि थीम इस बार की सर सेव द सेवियर है। ये बहुत बड़ा इशू है, हम सेवियर को सेव कैसे करें। हमने डॉक्टर मेकिंग की तो बात की, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जो वो चुनौतियां झेलता है, जिम्मेदारी तो वो संभालता ही है, गुस्से का शिकार भी होता है और कई बार तो कानूनी रूप से मामले बिगड़ जाते हैं। गुस्से का शिकार होना, फ्रस्ट्रेशन सारी डॉक्टर्स पे ही निकलती है। तो डॉक्टर को सेव करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? सेव द सेवियर का मोटो अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं। देखो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपने उठाया, क्वालिटी का है, क्वालिटी ऑफ केयर और क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो बन रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग। अच्छा, दूसरे अभी इस पेंडेमिक में ये भी बात सामने आई कि जो एक फैमिली फिजिशियन या फैमिली प्रैक्टिशनर की जो बात आई सामने, जैसे मैं जब एक जगह है आगरा के पास टूंडला, वहाँ पे मैं पैदा हुआ था, वहाँ पे मैं बड़ा, और वहाँ पे एक फैमिली प्रैक्टिशनर थे MBBS करके आगरा से, और वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे और जो भी समस्या होती थी हम उनको संपर्क कर लेते थे। परिवार, बड़ा परिवार था, हम 8 भाई बहन थे, हमारे माता पिता थे, और कुछ भी समस्या होती थी उनके पास चले जाते थे। अगर फिर वो भेजना चाहते थे तो आगरा भेज देते थे हम लोगों को। तो ये जो व्यवस्था थी हमारे सिस्टम में, एक तो MBBS पहले बहुत अच्छा माना जाता था, आज MBBS की कोई पूछ ही नहीं है, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करता, उनको कोई कंसल्ट नहीं करना चाहता, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है डॉक्टर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इंटर्नशिप जो होती थी MBBS के बाद वो ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल हो गई, क्योंकि नीट लग गया। अब आपको PG में भर्ती होना है, नीट के द्वारा होना है, आपको काम के ऊपर तो भर्ती होना नहीं है। हम लोग जब थे तो इंटर्नशिप पूरी तौर से हम लोग करते थे, मेरिट के हिसाब से भर्ती PG मिल जाता था, कि जिसमें हमने चॉइस दिया और जहां हमारी मेरिट आई वहां पे PG मिल गया जी। तो ये नीट ने भी हमारे सिस्टम को बहुत गड़बड़ किया है। और क्योंकि अच्छा, फिर PG मिल भी गई तो आपको अपना सब्जेक्ट नहीं मिलेगा चॉइस का। तो इतनी ज्यादा समस्याएं हैं आज हमारे सिस्टम में। अपने अनुभव से जो आप ये अपने एक्सपीरियंस से जो आप ये जो पेन पॉइंट्स उजागर कर रहे हैं मेडिकल फील्ड की,
उन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि डॉक्टर इन मेकिंग हो या फिर प्रोफेशन चुनने के बाद एक डॉक्टर की, एक सेवियर की लाइफ को सेव करना हो, लाइफ और करियर में दोनों की बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्या कुछ करना होगा, ये तमाम जो आज हमारे पैनलिस्ट के द्वारा उठाए गए सवाल हैं, जो सुझाव हैं, उन पर सरकारों को, सिस्टम को ध्यान देने की ज़रूरत है। बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर MC मिश्रा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर MCL गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ डॉक्टर जयेश लेले भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप तीनों को और देश के एक एक डॉक्टर को, जिन्हें भगवान का दर्जा धरती पर दिया गया है, उन सबको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस शो में इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।